हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके सीबीएसई टर्म 1 का जो पहला मॉक टेस्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। एक बढ़िया सा टेस्ट जो अभी आप लोगों ने दिया होगा उसी वाले टेस्ट को डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। आइए भाई। तो सेक्शन ए, जिसके अंदर फिर से मैंने आपको बताया था कि भाई इंटरनल चॉइस जो है वो आप लोगों को दी जाती है, और यही जो इंटरनल चॉइस है इसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पर करने होते हैं। तो इंटरनल चॉइस इज गिवन, ठीक है। सेक्शन बी में फिर आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे और सेक्शन सी में फिर आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन जो है वो करने होता है, ठीक है। तो चलो आओ इसको अप्रोच करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा सवालों की संख्या जो है वो क्या है और क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बोर्ड के हिसाब का पेपर है, सीबीएसई के हिसाब का एक पेपर होता है, तो बहुत टफ क्वेश्चन तो आप लोगों से नहीं पूछते। आप लोग ऐसा मान सकते हैं कि जैसे जो लेवल आप लोगों के मेंस के एग्जाम का होता है उस लेवल के सवाल भी नहीं होते, जो नीट का एग्जाम का होता है उसके भी लेवल के सवाल नहीं होते हैं, उससे भी एक लेवल कम जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मतलब पहले जो स्टेट पीईटीज हुआ करते थे अपार्ट फ्रॉम एआईपीएमटी, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी जो बेटा रियलिस्टिक बात है वो तो जो आपका एग्जाम होगा तब आप लोगों के सामने आ ही जाएगी, ठीक है। पर ऐसा एक अंदाजा लगाया जाता है कि सीबीएसई का एग्जाम है तो वो कैसा होना चाहिए। ऑल्दो सीबीएसई हमेशा से फिजिक्स के पेपर में सरप्राइज देती आई है तो कुछ भी कहा भी नहीं जा सकता है। तो आइए जरा देखते हैं। तो इन एयर द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिटेड फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू के बारे में आपसे बात की गई है, जिसको हम एमिट कर रहे हैं किससे बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से। तो अगर बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज से हम लोग फ्लक्स एमिट कराएंगे तो फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो 1 हो गया, तो बेसिकली 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एप्सिलॉन नॉट की पावर -1, वही तो लिखा है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आइए। 0.2 farad capacitor is charged to 600 volts by a battery. On removing the battery, it is connected with another plate capacitor of 1 farad. तो पहले 0.2 farad का कैपेसिटर था, उसको फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से एक और से कनेक्ट कर दिया गया है जो 1 फैराड का है। पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे में क्या हो जाती है, तो भाई चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। चार्ज कंजर्वेशन आपको क्या बोलता है कि भाई Q इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, Q फाइनल, ठीक है। और Q इनिशियल क्या हो जाएगा भाई, CV। CV मतलब 0.2 मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा, 600, शुड बी इक्वल टू। फाइनली आपने क्या कर दिया बेटा, इसी 0.2 फैराड वाले को 1 के साथ में जोड़ दिया, तो 0.2 + 1, और फाइनली पोटेंशियल क्या होगा मुझे पता नहीं, V मान लिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 × 600, ठीक है। तो 2 × 600 या 2 × 60 कर लो, एक डेसिमल हटा दो, डिवाइडेड क्या कर लो बेटा, 1.2 इज इक्वल टू V। यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 × 60 इज व्हाट, 120, 120 अपॉन 1.2, तो आपके पास में 100 आंसर आ जाएगा। तो ए आ गया आपके पास में 100 वोल्ट। तो देखिए पोटेंशियल जो है वो डाउन हो गया, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट सभी लोग जानते हैं, एम्पियर। नेक्स्ट, अरे इसमें क्या बताना था, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट वाज सिचुएटेड। तो जैसे मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया किधर बेटा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर आपके पास में +Q पड़ा था और इसके अगेंस्ट आप लोग इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, उसकी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो गलत है। वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज, वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज। तो बेटा वर्क यहाँ पर जो है वो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी ही नहीं, क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज नहीं होगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो फिर तो यही सही होगा, क्योंकि ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगर इसको डिस्प्लेस करोगे तो वर्क डन तो एक्सटर्नल एजेंट की बात होगी हमारी। तो एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सोर्स डिस्प्लेसिंग द चार्ज। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, इसकी कैपेसिटी आपको बेटा 2 माइक्रोफैराड दे रखी है। कनेक्टेड इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.5 वोल्ट्स, 0.5 ओम सॉरी, तो 0.5 ओम का यहाँ पर छोटे r की वैल्यू भी गिवन है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है ना, निकल जाएगा। एक चीज बता, जब ये फुली चार्ज हो गया, आरसी सर्किट है ना ये, तो ये फुली चार्ज हो जाएगा तो ये 10 का तो कोई काम ही नहीं है सर्किट में, तो I की वैल्यू हो जाएगी V/R। तो 2.5 अपॉन R, R कितना हो गया 2 और ये 2.5,
तो करंट तुम्हारे पास में बेटा 1 एम्पियर का बहेगा, ठीक है। 1 एम्पियर का करंट अगर इसके थ्रू जा रहा है तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो 2 वोल्ट का आएगा, प्लस माइनस 2 वोल्ट्स, यही तो ड्रॉप आएगा। और यही वाला ड्रॉप बेटा इसके अक्रॉस भी मिलेगा। अब 10 ओम का रेजिस्टेंस तो किसी काम का है नहीं, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई V। आपको क्या निकालना था बेटा, चार्ज CV। C कितना है आपका 2 और V भी कितना है 2। आंसर कितना आ गया बेटा, 4 कूलम। चेक करो 4 माइक्रो कूलम है क्या, डी ऑप्शन नजर आ गया, लो ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो की बात हो रही है, और रो का फॉर्मूला होता है बेटा रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके रो की वैल्यू जो है वो भी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। सेम फॉर्मूला आर के लिए भी लेते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मटेरियल की प्रॉपर्टी है बेटा टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी रखती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन अ सिलेंड्रिकल रॉड 2 कॉइल्स आर वूंड वन अबव द अदर। एक सिलेंड्रिकल रॉड है और उस रॉड के ऊपर 2 कॉइल्स एक के ऊपर एक हमने चढ़ा रखी है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर एक एक का जो इंडक्टेंस दे रखा है 0.1 हेनरी, तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ऐसे में एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं तो k टाइम्स ऑफ रूट L1 L2 से आती है, और k की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 1, ठीक है। तो रूट L1 L2 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 0.1 इंटू 0.1, यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है ना। तो 0.01 मतलब कि 0.1 ये आ गया, ठीक है। At a point on the right bisector of a magnetic dipole, the magnetic field varies as r cube. Field is perpendicular to the axis of the, अच्छा राइट बाइसेक्टर ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो डाइपोल जो दिया वो मैग्नेटिक डाइपोल दिया, प्लस एम माइनस एम वाला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है, क्या आर क्यूब की तरह करती है। पोटेंशियल इज 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑन द राइट बाइसेक्टर, हाँ ये ठीक है। पोटेंशियल 0 होता है बेटा राइट बाइसेक्टर के ऊपर, तो ये तो अपने को पता ही है। ये गलत है, ये भी गलत है, फील्ड इज परपेंडिकुलर भी गलत है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है बेटा। 2 coils L1 L2 linked such that mutual inductance is M, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M रूट L1 L2 K की वैल्यू क्या कर दो बेटा 1, खत्म। बहुत सीधा सवाल, ये तो याद है मुझे, ठीक है बच्चों। चलो, इन एन AC सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज E की वैल्यू दे रखी है 200 रूट 2 साइन ऑफ 100t वोल्ट्स। तो देख बेटा 100t का मतलब ओमेगा दिया हुआ है, ये 200 रूट दो तेरे को, E0 की जो वैल्यू है बेटा वो दी हुई है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटर की भी वैल्यू दी हुई है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट निकालना था। और सर्किट कैसा है बेटा, कोई भी एसी सर्किट है, बस इतना सा बताया आपको। तो एक काम कर, ई अगर गिवन है, E0 अगर तेरे को गिवन है तो तू ई आरएमएस निकाल ले, तो वो क्या हो जाएगी E0 बाय रूट 2। तो यहां से ई आरएमएस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 200 रूट 2 अपॉन रूट 2। तो ये तो आपके पास में आ गया 200 वोल्ट, ठीक है बेटा। आपको तो आई निकालना है, आई की वैल्यू क्या होती है बेटा V बाय R। अब यहां पर R तो है नहीं, कैपेसिटिव सर्किट है, तो बहुत सीधी बात है कि R की जगह यहां पर कौन आ जाएगा बेटा, XC आ जाएगा। और XC निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, XC के लिए हम लोग करेंगे बेटा 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू मुझे बेटा 100 दिख रही है, और C की वैल्यू क्या दिख रही है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 की पावर 6 अपॉन 100, मतलब कि 10 की पावर 4। ये आपका XC आ गया बेटा। इस XC को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। V कितना आया था 200 अपॉन 10 की पावर 4। ये आपका करंट है ना। तो मतलब कितना हो गया 200 इंटू 10 की पावर -4। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 200 मिली एम्पियर है ना, तो 20 मिली एम्पियर हो जाएगा। अपने को तो मिली एम्पियर में देना है ना आंसर, तो इसको 20 इंटू 10 की पावर -3 भी तो लिख सकता हूं। अरे एक जीरो मल्टीप्लाई कर दिया ना यार -4 से, ठीक है। तो ये बच जाएगा, ये मिली एम्पियर में आंसर आ गया, है ना भाई। इसको जैसे ही हम लोगों ने ऐसे लिखा तो ये 20 क्या आ गया अपना आंसर, ये मिली एम्पियर बच गया ना, ये तो एम्पियर में था, तो ये 20 क्या हो गया, मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। देख लो 20 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर।
आगे देखते हैं, an arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper carrying some current along the same direction as shown. ठीक है, सेम डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना था। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई डी है ना, यही तो होता था। म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई डी वाले ही तरीके से चलेंगे अपन लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 वाली टर्म भी आ जाएगी, √2 पाई डी। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे इस वाले क्वेश्चन को तो √2 वाली टर्म तो ऐसे नहीं आएगी, हमारा जो आंसर है पहले तो वो 2 पाई डी के थ्रू आएगा। मेरे को क्या आंसर याद है इसका, इसीलिए मैं आपको इस तरह से बता दे रहा हूं। तो नीचे में क्या आ गया बेटा, 2 पाई डी वाली टर्म आती है। अब सुनो मेरी बात, असल में हुआ क्या भाई, जब मैंने इस वाले वायर को देखा, बी के ऊपर नेट फोर्स निकालना है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सी जो है बेटा वो भी इसको अपने पास बुलाएगा, इसी वाली फोर्स है, ए जो है वो भी इसको अपने पास बुलाएगा। तो बेसिकली दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। इन दोनों का नेट क्या आ जाएगा बेटा इधर, एफ नेट। तो एफ नेट आप लोगों के पास जो आएगा उसकी वैल्यू होगी √ ऑफ एफ ए बी, मतलब एफ बी ए का स्क्वायर और प्लस एफ बी सी का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, इन दोनों की वैल्यू यही है, तो √2 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका जो एफ नेट है वो क्या आ जाएगा बेटा, √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। तो ये रूट यहां लग जाएगा, यहां से हट जाएगा, खत्म। यही आपका आंसर है, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चेक कर लो भाई। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन डायग्राम रीडिंग ऑफ द एमीटर व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0। तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपको 0 दिया हुआ है, एमीटर की रीडिंग आपको निकालनी है। एमीटर की रीडिंग क्या होगी, यहाँ 10 है ना, तो यहाँ क्या भागेगा बेटा 10 वोल्ट, और यहाँ क्या मिलेगा तेरे को 0। ठीक है, यहाँ भी क्या मिलेगा तेरे को 10 और यहाँ क्या मिलेगा बेटा तेरे को 0। ठीक है, तो आपने जब इसके थ्रू करंट निकाला, 5 ओम के थ्रू ही तो निकालना है, क्योंकि एमीटर की रीडिंग बतानी है। एमीटर की रीडिंग वही होगी जो आपके 5 ओम के अंदर करंट जा रहा होगा। तो यहाँ पर 10 है बेटा, यहाँ पर 0 है, तो आई कितना हो जाएगा 10 - 0 अपॉन 5। आंसर कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर। लो हो गया, 2 एम्पियर है क्या, ए ऑप्शन। Expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B of area A and length L। तो एनर्जी तो वही बेटा हाफ LI स्क्वायर होती है। अब इनकी वैल्यूज को पुट करना है आपको। ठीक है, तो हाफ LI स्क्वायर में भाई L की वैल्यू आप लोग पुट कर दो म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय L। ठीक है, और I की वैल्यू आप लोग कहां से पुट कर दो, म्यू नॉट NI वाले टर्म से, है ना। तो B को अपन लोग क्या लिखते थे, म्यू नॉट NI। इसको और कैसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट N बाय L इंटू I, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स N और लेंथ जो है वो L दे रखी है, इसलिए ऐसे लिख लिया। तो यहां से आपके पास I की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, BL अपॉन म्यू नॉट N, और ये वैल्यू हमारे पास में L की होती ही है। L की वैल्यू आप ये वैल्यू यहां पुट करो और I की जो वैल्यू है उसको यहां पुट करो, आंसर आ गया। ठीक है, 1/2 की टर्म आती है, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर AL। ठीक है बच्चों, आ जाओ। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस, नन ऑफ दीज, या जीरो रेजिस्टेंस। तो XC की वैल्यू क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी की तो अगर बात करें तो AC सर्किट की बात हो रही है, तो XC तो 1/ωc होता है, और ओमेगा होता है बेटा 2πf। ओमेगा क्या होता है आपका 2πf। तो अगर ओमेगा आपका 2πf होता है तो XC जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रखता है बेटा फ्रीक्वेंसी से। अच्छा मेरा फोन बजा, अच्छा पता है क्या लिखा है, इंश्योरेंस फ्रॉड, वेरी गुड। चलो एनीवेज, तो ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि XC जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रखता है किसके साथ बेटा, फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, उसकी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। तो लेस रेजिस्टेंस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस +Q - 2Q and +Q आर प्लेस्ड एट 0, A और 0। बेसिकली Y एक्सिस पे रख दिया, यहां रखा है 0, A और 0 है ना, और फिर 0 0 0, यहां क्या रखा बेटा +Q। चार्जेस का नामकरण कर लेता हूं, +Q। यहां क्या रखा बेटा -2Q।
और फिर से प्लस क्यू कहाँ रखा, प्लस क्यू रखा प्लस क्यू माइनस टू क्यू एंड प्लस क्यू, तो ये तो प्लस क्यू की हो गई, ये माइनस टू क्यू की हो गई, चाहे दो बार लिख दिया, ये काट दो, ए जीरो और जीरो, ए जीरो जीरो मतलब यहां पे वापस से क्या रख दिया बेटा, प्लस क्यू, ठीक है, दिस इज ए, यहाँ ये तो ओरिजिन है और ये भी क्या है बेटा, ए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज असेंबली इज, ठीक है भाई। तो एक काम करे, इस माइनस टू क्यू को दो पार्ट्स में तोड़ ले, माइनस क्यू में, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू, एक तो गैंग इधर का बन गया बेटा, एक गैंग आपके इधर का बन गया, तो एक डाइपोल मोमेंट तो इधर हो गया पी, एक डाइपोल मोमेंट आपका इधर हो गया पी, तो बेसिकली रूट टू पी आएगा, ठीक है, रूट टू पी का मतलब इस तरफ जाएगा, ये आपके पास में पी नेट आएगा। अब देख लो, रूट टू क्यू ए अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 0, ये तो है ही नहीं, क्यू ए गलत है, रूट टू क्यू अलॉन्ग पॉजिटिव वाई गलत है, रूट टू क्यू अलॉन्ग एक्स गलत है, तो बहुत ऑब्वियस है कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये भी गलत है, दिख ही रहा है ना बेटा, देख लो। चलो, कैपेसिटी ऑफ अ प्योर कैपेसिटर इज 1 फेरेड, डीसी सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है बेटा, एक फुली चार्ज कैपेसिटर तो कुछ बहने ही नहीं देता अपने अक्रॉस, तो अगर प्योर कैपेसिटर है 1 फेरेड का उसका कैपेसिटी अगर आप दे भी रखी है तो उससे हमें जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज डीसी सर्किट है, और डीसी सर्किट में एक फुली चार्ज कैपेसिटर किसी भी प्रकार का कोई पाथ ऑफर नहीं करता करंट को बहने को, तो इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इसका इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। आओ, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, exerts a force if the charge particle is moving along the magnetic field line, exerts a force if the charge particle is moving across the magnetic field line, never exerts a force on the charge particle। तो ये तो पता ही है हमें कि फोर्स लगाता है, पर कौन से केस में लगाता है, अगर वो उसके अक्रॉस मूव कर रहा हो, ठीक है, जैसे R इक्वल्स टू mv अपॉन qb हम लोगों ने निकाला था, F इक्वल्स टू बिल लगाया था, qvb लगाया था, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाली बात ध्यान रखें, है ना, परंतु कुछ कंडीशंस में जब आप अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव करने की कोशिश कर रहे होंगे तब, ठीक है। चलो, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ एन एसी पावर सप्लाई वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू V cos ओमेगा टी, या फिर V sin ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वोल्टेज अप्लाइड इज 45 वोल्ट्स, वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज इतना, है ना, यानी V नॉट की वैल्यू आपको 45 वोल्ट के बराबर दी हुई है। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द पावर सप्लाई, तो बेटा जो एवरेज होता है ना, उस वैल्यू के लिए हम लोग बोलते हैं कि हाफ साइकिल के लिए तो वो पॉजिटिव है, और दूसरी हाफ साइकिल के लिए कैसी हो जाती है बेटा, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, पाई बाय 2 के फेस से चल रहा है ना, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऊपर से शुरुआत की है। तो पहली हाफ के लिए पॉजिटिव, दूसरी हाफ के लिए कैसी बेटा, नेगेटिव। हमने बोला कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स फॉर कंप्लीट फुल साइकिल जब निकालेंगे तो बेटा एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी थी, तो एवरेज वैल्यू में हम लोग 63% के हिसाब से ln2 लगा देते हैं, और वो 0.63 मतलब 63% वाली जो वैल्यू है हमारे पास में वो एग्जैक्ट आ जाती है, तो 0.637 V नॉट हो जाता है बेटा, और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.637 V नॉट, तो जो नेट आएगा वो हमेशा 0 आएगा निकल के, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इसीलिए आंसर आप लोगों का 0 है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट 0, प्लीज रिमेंबर, ठीक है ना, पूरी साइकिल में एवरेज हमेशा 0 ही आएगा, करंट का निकालो या पोटेंशियल का निकालो, डज नॉट मैटर। तो अब बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस, एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, तो बेटा mb टाइम्स ऑफ cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अप्लाई करना है, सीधा क्वेश्चन है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है, तो mb टाइम्स ऑफ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसको सीधे अप्लाई करो भाई। हम लोग जो ये लिख रहे हैं वो वर्क डन बाय फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स की लिखते हैं अपन लोग, तो इसलिए ये लिख देते हैं, है ना, अदरवाइज यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ गया, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वैल्यूज आपको सारी दी हुई है, सीधे आंसर आ गया, ठीक है। 3 charges are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of sides BC and AC, ठीक है, each equal to 2a, भाई BC और AC आप लोगों को 2a के बराबर दे रखी है, AC
ये वाली साइड्स 2a हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड इस CA। BC का मिड पॉइंट D है और CA का मिड पॉइंट जो है वो E है। वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम D टू E, आपको एक वर्क डन निकालना था यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। तो W क्या होता है यार, Q डेल्टा V होता है ना, लगा दो भाई। अपने को ये तो बोला नहीं कि किसका वर्क डन निकालना है, मतलब एक्सटर्नल का निकालना है, तो एक्सटर्नल का तो सीधे Q डेल्टा V होता है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पोटेंशियल यहां पे लिखना पड़ेगा D पे, और फिर पोटेंशियल आपको कहां लिखना पड़ेगा बेटा, E पे। तो VD और V यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। चार्जेस क्या दिए हुए हैं, सारे प्लस Q, तो यहां पर भी रखा हुआ था बेटा प्लस Q, यहां पर भी क्या रखा हुआ था बेटा प्लस Q, और यहां पर भी क्या रखा हुआ था बेटा प्लस Q, ठीक है। तो जब आप लोग D पर लिखोगे तो D पर इसकी डिस्टेंस अगर मान ले x है, ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, KQ बाय x। इसके कारण कितना हो गया बेटा A, तो हो गया प्लस KQ बाय A, और इसके कारण कितना हो गया KQ बाय A। इसी तरह से जब D पर लिखोगे तो क्या लिखोगे, D यहां पर है आपका, है ना D। अच्छा मैंने पहले VD लिख दिया, यहां पर VD लिख लो। अब लिख लो बेटा VE, E पर लिखो, इसके कारण KQ बाय A, इसके कारण KQ बाय A, और बेटा इसके कारण E तक, है ना, E तक जाना है ना यहां तक, तो ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी, तो प्लस क्या हो गया बेटा KQ बाय X। अब इनको आपस में घटा दो, इनको आपस में क्या करो बेटा, घटा दो, तो 0 आ जाएगा, सेम आंसर आ रहा है, तो दिस विल बी 0, तो वर्क डन विल आल्सो बी 0, तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है 0। इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है, मैंने उसको x और डिस्टेंसेस को प्रॉपर मान लिया, ठीक है भाई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 आ गया तो वर्क डन होगा ही नहीं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं होता। When air is replaced by a dielectric medium of dielectric constant K, maximum force of attraction between the two charges separated by a distance, अच्छा कितनी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस K टाइम्स, इंक्रीज K टाइम्स, रिमेन्स अनचेंज। तो बेटा इसका आंसर तो डिक्रीज K टाइम्स होगा, क्योंकि आपने एयर को रिप्लेस एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से किया है ना। तो हम लोग जब ऐसे में आंसर लिखते हैं, Fe जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, है ना, और फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसीलिए बेटा डिक्रीज होती है, यहां पर K से भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे हमारे पास में आंसर जो है वो आ गया। इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर हुज रिएक्टेंस इज 120 ओम, इंडक्टेंस निकालना है। रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है बेटा XL 120 ओम, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी बेटा आपको 80 हर्ट्ज। ये ओमेगा नहीं है, ध्यान रखें, XL की वैल्यू होती है बेटा ओमेगा L। तो XL अगर आपका 120 है, ओमेगा को क्या लिखा मैंने 2 पाई f, आपको तो L निकालना है ना। तो L की वैल्यू क्या होगी बेटा 120 अपॉन 80 इंटू 2 पाई, 0 से 0, 2 से बेटा 6 बार, ठीक है। तो 3/4 देख लो 0.75 आ रहा है मेरा, तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 120 ओम एट 80 हर्ट्ज 2 पाई f, सही तो कर रहा हूं। अच्छा पाए भी तो है, 3/4 पाई, 3/4 पाई आएगा ना, तो एक करीब 3 और पाई अगर आप कैंसिल कर दो 1/4, तो 0.25 0.21 अराउंड आ रहा होगा, देख लो, है ना, 0.21 कुछ आ रहा होगा, ये तो कैलकुलेट कर लेना। 0.23 आ रहा है, ठीक, वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसको 3.14 मान के, वो मेरा काम नहीं है। तो भाई what happens to the current in coil while accelerating a magnet inside it? करंट के अंदर क्या होता है जब हम लोग मैग्नेट को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेट एक्सेलरेट करते हैं तो करंट तो बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो इस चीज पे डिपेंडेंट है ही सही कि आप कितनी तेजी से इस वाली चीज को प्रॉपर तरीके से ले जा रहे हैं। EMI में यही तो सीखा था। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन EMF, when there is an EMF there has to be current, hence the magnet is moved inside the coil, in the current increases. Angle of dip at a place
on the earth gives direction of earth's magnetic field, horizontal component of earth's magnetic field, location of meridian, vertical component of the earth's magnetic field। तो बेटा पूरी टोटल नेट डायरेक्शन ऑफ earth's magnetic field आपको एंगल ऑफ डिप जो है वो बताता है। ठीक है, बीवी अपॉन बी एच करते हो ना तो नेट के ही बारे में बताता है ना वो, तो उसे कोई दिक्कत थोड़ी है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, वेदर फॉलोइंग इज ट्रू। Electron will continue to move with uniform velocity along the axis of the solenoid. The electron path will be circular about the axis. Electron will be accelerated. Electron will experience a force at 45 degree to the axis and hence execute a helical path। तो बेटा helical path तो इसमें बनती नहीं है, तो electron will continue to move with uniform velocity along the axis of a solenoid। आपने उसको छोड़ा क्या है देखो along the axis of a current carrying long solenoid। आपने एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है ना, और इस लॉन्ग सोलेनॉइड की जो एक्सिस है ना बेटा, इसके ऊपर आपने किसको छू कर दिया, आपने इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर छोड़ दिया, तो वो चलता रहेगा इस पर। भाई इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो लगती रहेगी, है ना, जिसके कारण इसका मूवमेंट तो कभी बंद होगा नहीं, तो इट विल ऑलवेज मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ता रहेगा, इसे कोई एक्सेलरेट करने वाली फोर्स तो लग नहीं रही है, चुपचाप से आगे भागता रहेगा, है ना। तो लॉरेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ठीक है, as the charge is moving in the direction of field hence theta equals to 0, so force due to electric field is 0 and it will not affect the velocity of the moving charge particle। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसी थी ही नहीं, तो उसकी तो हमें बात करनी ही नहीं थी। ठीक है और इस कारण से वो बिना किसी एक्सेलरेशन के सीधा सीधा v वेलोसिटी से चलता रहेगा अलोंग द एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम लोग अब सेक्शन बी में एंट्री मार रहे हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी 20 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने थे, अगेन सेक्शन 1 की तरह। आइए देखते हैं। तो सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इन एन आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, है ना। एक करंट लूप है बेटा सर्कुलर, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन में पड़ा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। तो देखो डायग्राम समझो, चुपचाप से पड़ा हुआ था मान ले इस तरह से इसमें करंट हम लोग घुमा रहे हैं, तो m की डायरेक्शन ऊपर और b की डायरेक्शन भी आपके पास में ऊपर आ जाएगी। अब ये आपको गिवन है, देखो आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन टू रोटेट द लूप अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एक्सिस तो ये है, ये आपका लूप है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर अगर आप लोग इसको रोटेट करना चाहते हो तो वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि 30 डिग्री से आप रोटेशन तो ऐसे कर रहे हो और आपकी m और b दोनों इस तरफ हैं, तो उनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री आ रहा है ना। तो जब आप लोग वर्क डन लिखने के लिए जाओगे, है ना, तब आप लोग जब साइन थीटा में थीटा की वैल्यू लोगे तो 0 डिग्री आ जाएगी, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई टॉर्क ही जनरेट नहीं कर रहे आप, तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो रोटेशन ऑफ द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर मेक्स नो चेंज इन द एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ द लूप विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस का अभी भी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वैसा का वैसा ही बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज और इसलिए किसी प्रकार का कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर था, एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर था, मान लो मैं इसको इसके पास लेकर जा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन लोग, K Q1 Q2 अपॉन R। अब बेटा R की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे R की वैल्यू सर डिक्रीज हो रही है, मतलब कि U की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, पर इसमें कोई कैच है क्या, सोच लो, देख लो, आंसर इंक्रीजेज ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। R घटाओगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। दोनों नेगेटिव थे तो वो कैंसिल हो गए, पॉजिटिव वैसे ही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास ला रहे हैं। ठीक है, if the net flux through a closed surface is 0, then we can infer that no net charge is enclosed by the surface. Electric potential varies from point to point inside the surface. ये तो गलती हो गया, charge is present inside the surface। अब देख भाई फ्लक्स 0 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। पर ये बात पक्की है कि अगर बेटा किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स अगर 0 है तो इसका मतलब अंदर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाई की वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर तो 0 होगा ही होगा, ये बात एकदम कंफर्म है, और इसीलिए आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो
A series RC is connected to an alternating voltage. Consider two situations. एक बार कैपेसिटर को एयर फील्ड, एक बार उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक आपने लगा दिया, माई का मतलब डाइलेक्ट्रिक यूज कर लिया. करंट थ्रू द रेजिस्टर इज I एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज V. करंट जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस I है और वोल्टेज जो है अक्रॉस द कैपेसिटर V है. तो हम लोगों को ये तो पता है कि हमारा जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को जब हम लोग कैपेसिटर सर्किट की बात करते हैं. ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, देख जब हम लोग I लिखेंगे तो V/Z लिखेंगे और Z की वैल्यू क्या होती है बेटा, √R² प्लस XC का स्क्वायर. और XC की वैल्यू क्या होती है बेटा, XC आपका होता है 1/ωc. ठीक है ना. तो इसको जब सॉल्व करो, देखो R² प्लस 1/ωc का स्क्वायर, तो इसके अंदर इसको वाली एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा ωc से, तो उससे किया मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्वांटिटी बनी. तो असल में जब आप लोग किसी भी कैपेसिटर को माइका से फिल कर दोगे तो जो आपका कैपेसिटेंस होता है ना बेटा नया न्यू, वो हमेशा K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस जो ओल्ड होता है उसका हो जाता है. तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटी तो उसकी बढ़ जाती है ना. और अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो आपका पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होगा बेटा, ड्रॉप होगा. ये बात ध्यान रखें. C=Q/V से भी आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R is falling with its plane vertical. प्लेन वर्टिकल का मतलब ऐसे करके है और ऐसे गिर रही है. ऐसे नहीं रखा आपने, ऐसे तार जो है वो ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रख के ऐसे नहीं छोड़ा है. आपका तार जो है वो सीधा है, सीधा तार जो है वो अपन ने फॉल डाउन करा दिया. चलो, तो एक थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R is falling with its plane perpendicular in a horizontal magnetic field. ये भी आपको दिया था कि horizontal magnetic field है और उसके अंदर इस तरह से ये ऐसे करके रिंग गिर रही है. पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज V. तो उसकी जब स्पीड बेटा V के बराबर रही होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द रिंग वो क्या रहा होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग जानते हैं बेटा ये वाला फॉर्मूला, सीधा सीधा बावला वाला फॉर्मूला जो होता है. तो E की वैल्यू हमने क्या लिखा बेटा, BV इंटू L इफेक्टिव. L इफेक्टिव जो है वो कितनी हो गई बेटा, 2R. तो BV इंटू कितना हो गया, 2R. तो आंसर क्या आ गया, 2BVR. बहुत आसान सवाल होता है, इसके अंदर लोगों को जबरदस्ती का दर्द रहता है. ठीक है, 2BVR है क्या ऑप्शन में, 2BVR 2BVR 2BVR. ठीक है. R ऑब्वियस है, हायर पोटेंशियल पे होगा ही सही. आप लोग सीधे ऐसे गिर रहे हो तो ठीक है ना, ऐसे घुमाएगा ना हाथ तो इधर आएगा ना अंगूठा, जिधर अंगूठा आता है वही आपका हायर पोटेंशियल पे होता है. ठीक है, आ जाओ. Which of the following is most suitable for the core of the इलेक्ट्रोमैग्नेट. कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो किससे बनाते हैं बेटा अपन लोग, हमेशा सॉफ्ट आयरन से. ठीक है, सॉफ्ट आयरन की जो आपकी परमिएबिलिटी हाई होती है जबकि रिटेंटिविटी जो है वो क्या होती है बेटा, लो होती है. और इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा होना चाहिए जिसकी रिटेंटिविटी लो हो. क्यों, क्योंकि जब हम लोग उसमें करंट दौड़ाएंगे तो वो बढ़िया मैग्नेट की तरह काम करे, पर जब हम लोग करंट हटाएंगे तो हाथों हाथ वो सब कुछ लूज कर जाए. तो इसलिए हम लोग हमेशा सॉफ्ट आयरन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बनाना प्रेफर करते हैं. For MRI, a patient is slowly pushed in a time of 10 seconds within the coil of the magnet where magnetic field is 2 Tesla. MRI में magnetic field लगा के ही MRI किया जाता है. If the patient's trunk is 0.8 meter in circumference, induced EMF around the patient's trunk is, तो कितना EMF जो है वो उसकी ट्रंक के अराउंड हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कि कितने भी टेस्ला की MRI कर लो आप, हालांकि अब 4-5 टेस्ला की MRI भी करने लगे हैं कई जगह पर 1-2 टेस्ला की MRI ही आपको अभी भी ज्यादा आपके शहर में लगी हुई मिलेगी. ठीक है, तो देखो भाई, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड d∅dt 10 सेकंड में 2 टेस्ला हो रही है. 10 सेकंड में क्या हो रही है बेटा, 2 टेस्ला. और सरकमफ्रेंस जो है वो हम लोग लेंथ से निकाल लेंगे तो 2πr की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0.8 मीटर. यहां से r की वैल्यू आ गई कितनी, 0.4/π मीटर. पहले तो ये आ गया हमारे पास. अब क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो, क्योंकि फाइनली तो एक्सप्रेशन आपको यही लगाना पड़ेगा बेटा, A टाइम्स ऑफ dV/dt वाला. ठीक है, क्योंकि E क्या होता है आपका, -d∅/dt. और भाई जब आप लोग फाई की वैल्यू लिखते हो तो फाई की वैल्यू क्या लिखते हो, B.dA. समझ गया ना बेटा. तो बस उसी कंडीशन को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है. एरिया क्या हो गया, πr². R की वैल्यू आपको पता ही है. ठीक है, ये हमने पुट किया. अब हमने E की वैल्यू जो है वो लिख ली. तो कितना आ गया, -A टाइम्स ऑफ dB/dt. d∅/dt में वैल्यू तो पुट कर ही चुका ना, तो dB/dt वैल्यूज पुट करो आंसर को.
ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, बी की वैल्यू 2 टेस्ला 10 सेकंड में, और एरिया कितना निकल के आ गया 0.16 अपॉन पाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बी कितनी 2 टाइम कितना 10, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, हो गया। नेक्स्ट, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट्स एंड अ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, है ना, 2 वोल्ट का आप लोगों को बताया गया है कि जो मेन बैटरी है प्राइमरी, उसका पोटेंशियल ड्रॉप बताया गया है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। Potentiometer wire is itself 10 meter long and the resistance are connected across the given cell has values of infinity, एक बार infinity वैल्यू ली है, एक बार 9.5 ओम ली है, तो बैलेंस लेंथ जो है वो 3 मीटर और 2.85 मीटर पे मिली है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई R की जो वैल्यू है वो होती है L1 माइनस L2 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, तो जब हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बता, हमारे पास आ जाएगा भैया R इज इक्वल टू L1 माइनस L2। भाई इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने एकदम लिमिट क्रॉस कर दी उसकी। ठीक है, तो हमारे पास जब छोटे r की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2.85, 2 केसेस आ गए -1, और कैपिटल R कितना है 9.5, वैल्यूज पुट की, सीधे आंसर आया, डन। 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स जिनकी कैपेसिटी C दे रखी है, चार्ज टू अ पोटेंशियल V एंड माइनस V। ठीक है भाई, स्फेरिकल कंडक्टर्स है। These are then connected by means of a fine wire. The loss of energy is, तो loss of energy मतलब heat energy बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर निकालनी। ठीक है, हीट की बात होती है बेटा, तो ऐसे में हीट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा जो नेट पोटेंशियल है वो निकाल लेंगे, वो तो 0 आ गया आपके जो कॉमन पोटेंशियल है ना। पर इसके अंदर आपके पास में क्या बचेगी बेटा, एनर्जी तो बचेगी। तो एनर्जी हम लोग जब लिखेंगे इनिशियल वाली तो क्या हो जाएगी बेटा, हाफ CV स्क्वायर, और दूसरे का माइनस V है तो क्या हुआ, V का तो स्क्वायर हो रहा है वैसे भी, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास CV स्क्वायर। अच्छा, हमें ये पता है कि V फाइनल जो आप ही अभी हमने निकाला वो 0 है, तो हम लोग जब बेटा डेल्टा U लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, CV स्क्वायर ही आ गया, खत्म हो गई कहानी, है ना। मतलब ये बल्कि माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है, तो CV स्क्वायर जो है वो आपका आंसर सीधे आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन अ वोल्टमीटर बिकॉज, क्योंकि वो नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है ना, इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, और इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन अ सीरीज LCR सर्किट। C और ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको L की वैल्यू निकालनी है जिससे कि आपका करंट जो है वो सर्किट के अंदर मैक्सिमम मिले। तो भाई अपने को Z जो है उसको क्या करना होगा, उसको मिनिमाइज करना होगा, तो और ऐसे में हम लोगों को क्या करना होता है, Z की वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि R है, और अगर Z की वैल्यू R है मतलब कि ये कंडीशन किसकी है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। और बेटा रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपका XL जो है यानी ओमेगा L जो है वो 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर हो जाता है। बस अप्लाई करो, वैल्यूज तो दी हुई है ना। तो हमारे पास में यहाँ से L की वैल्यू आ गई कितनी, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C, वैल्यूज पुट कर दो, सब तो गिवन है। ओमेगा कितना है बेटा 1000, और C कितना है 10 माइक्रोफेराड, तो कितना आ गया 1 अपॉन 1000 इंटू 1000, और C कितना बोल रहे थे अभी अभी निकाला ना 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड मतलब 10 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये तीन इस 6 को मार गए, तो आपके पास आया 1/10 यानी 0.1। ठीक है, ये तो हेनरी में आया है, आपको किसमें बताना था, आंसर मिली हेनरी में देना है, तो 0.1 हेनरी को 100 मिली हेनरी बोल लो, खत्म करो। ठीक है, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन, इंडक्टर किस फॉर्म के अंदर एनर्जी रखता है तो आप भी जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, वहीं कैपेसिटर रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखूं कैपेसिटर के लिए क्या लिखता मैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। मेन यूज ऑफ स्टडीइंग हिस्टैरिसीस कर्व इज टू एस्टिमेट वोल्टेज लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, करंट लॉस, पावर लॉस। जल्दी बताओ, हिस्टैरिसीस कर्व के लिए हिस्टैरिसीस लॉस ही तो निकालते हैं, तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल।
LCR सर्किट है, फेज एंगल दे रखा है 31.5, वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो है वो 90 वोल्ट का दिया हुआ है आपको। वोल्टेज एम्पलीट्यूड रेजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा, तो बेटा रेजिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो देख रेजिस्टेंस जो है, अगर आपका मान लो कैपेसिटिव सर्किट है या इंडक्टिव सर्किट है, जैसा भी आपको सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है बेटा वो तो करंट के ऊपर ही बनना है, तो ये आपका रेजिस्टेंस जो है वो तो करंट के ऊपर बन गया। ऐसे में हम लोग इंपीडेंस ट्राइंगल जो हमारा बनाते हैं उसमें cos फाई की वैल्यू हम बोलते हैं भाई VR अपॉन V नॉट होगी, होगी कि नहीं भाई, ये आपका VR है, ये आपका V नॉट है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये दिस इज VR, दिस इज V नॉट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की है ना, पावर फैक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 31.5 डिग्री इज इक्वल टू VR अपॉन व्हाट, V नॉट दे रखा है आपको क्वेश्चन में 90, वैल्यू को पुट किया, अब हम लोग आंसर ही निकाल लेंगे। बस इसमें एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में जो आपको मिसिंग है वो है बेटा इस 31.5 वाले एंगल की कॉस, तो ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होनी चाहिए, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। वैसे क्या होता है बोर्ड के अंदर जब आपके पास में आता है ना, तो आपके लिए वैल्यूज जो है वो लिखी होती हैं क्वेश्चन में, और नहीं होती तो स्कूल में ही लोग बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो cos 31.5 है होता है 0.852, अभी क्वेश्चन में देनी चाहिए थी पर नहीं दी हुई है, डेटा के अंदर गिवन होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा, नॉर्मल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन, तो R की वैल्यू होती है V अपॉन I, सॉल्व कर लो, है ना। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इन द फिगर इज 30 वॉट्स, ये वाला सर्किट बेटा 30 वॉट की पावर को डिसिपेट करता है, ऐसा आपको दिया हुआ है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ R, ठीक है, R की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखिए दोनों पैरेलल में है, तो जो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट है वो कितना है बेटा 5R अपॉन 5 प्लस R, I कितना आ जाएगा बेटा V बाय R, तो 100 अपॉन 5R इंटू 5 प्लस R, ये कितना हो गया बताना, 20 इंटू 5 प्लस R अपॉन R, ये आपका करंट है भाई सर्किट में, ठीक है। पावर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा 30 वॉट, तो P इज इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर R इक्वलेंट, ठीक है, वैल्यू पुट कर दे, और क्या I की वैल्यू निकाल ली, I स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट तेरे को पता ही है, दोनों वैल्यूज को पुट कर आंसर डाल, ठीक है। आप चाहें तो V स्क्वायर बाय R इक्वलेंट से भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। Two infinitely long parallel conducting plates having surface charge density plus and minus are separated by a small distance. Medium between the plates is a vacuum. Epsilon naught अगर dielectric permittivity है तो electric field in the region, तो sigma by epsilon naught ही होती है भाई, है ना भाई, हाँ उसमें कोई बात ही नहीं है भाई। दोनों की तरफ से क्या मिलेगा, ये वाली जो प्लेट लगाओगे और ये वाली जो प्लेट लगाओगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए आपको रिपीटेटिव भी लगेगा, पूछा भी जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, ऐसा मानता हुआ चल रहा हूं कि ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हैविंग 1 एम्पियर करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स 1, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2 है, ठीक है। म्यू नॉट एन आई बाय 2R की तरह भी लिखा था अपन लोगों ने, और म्यू नॉट एन आई बाय 2A की तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। कैपिटल N की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, करंट की वैल्यू आप लोगों को 1 दे रखी है ना, साथ साथ जो रेडियस है वो भी आपको क्या दे रखा है बेटा 1 मीटर, तो बचा ही क्या क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ तो हो गया। तो A की वैल्यू भी क्या हो गई बेटा आपके पास में 1, हो गया क्वेश्चन। B की वैल्यू तो हमें याद है ना भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2R लिखते थे हम नॉर्मल, पर अगर टर्न्स आ जाते थे तो कितनी आ जाती थी, म्यू नॉट आई एन आई अपॉन 2R, ये होती है B अगर टर्न्स हैं तो, ठीक है ना। A Roland ring of mean radius 15 has 3500 turns of wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. What is the magnetic field in the core of the मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ 1.2 एम्पियर, तो रोलैंड रिंग है, इसका मीन रेडियस आपको बेटा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टर्न्स बता रखे हैं 3500 हैं, वुंड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक कोर जिसकी परमिएबिलिटी 800 के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर आपको बताया गया है, मैग्नेटाइजिंग मटेरियल के कोर में क्या होगी अगर करंट 1.2 एम्पियर का जाता है, तो बेटा ये हम लोगों का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला हम लोगों को क्या बोलता है, म्यू नॉट म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात है एन आई अपॉन 2 पाई आर,
ठीक है, देखो रोल एंड रिंग का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है उसी के लिए वैलिड है। ठीक है, उसी के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। ऑल्दो इस चीज के ऊपर ज्यादा आप लोग ध्यान ना दें, ये क्वेश्चन बस एक करवा दिया गया है, एक दो तो भारी सवाल होने चाहिए ना यार जीवन में, इसीलिए आपको एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिल गया। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब डेटा तो सारा दिया ही हुआ है, सीधे वैल्यूज को पुट करनी है ना। अदरवाइज रोल एंड रिंग पूछा जाएगा, ये कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा टफ भी होता है और ये लोगों को पढ़ाना भी नहीं होता है, इसीलिए भी इसको इग्नोर किया जा सकता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट क्वांटिटीज, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। दे आर डिफरेंट। फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो कभी भी नहीं कर सकते, कैसा भी चार्ज हो, टेस्ट चार्ज वेस्ट चार्ज, उससे क्या मतलब है। ठीक है, चाहे पॉइंट हो चाहे कैसा भी हो, इन दोनों को बराबर कर ही नहीं सकते, दोनों डायमेंशनली ही अलग है। तो असर्शन तो सही है पर रीजन उसका कोई गलत नहीं है। A is true, R is false, मतलब गलत है। ठीक है, A is true, R is false. Next, a dish-shaped magnet deviates above a superconducting material that has been cooled by liquid nitrogen. Superconductors repel a magnet. तो देख superconductors के साथ क्या होता है कि भाई A और R इसके अंदर दोनों ही ट्रू हैं और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भाई वो रिपेल अगर नहीं करता तो वो डेविएशन ही नहीं आता ना उसमें। डिश शेप मैग्नेट डेविएट्स अबव अ टेम्परेचर दैट हैज बीन कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन। आपने एकदम नाइट्रोजन डाल दी तो उसमें डेविएशन आ गया। और सुपर कंडक्टर जो है वो मैग्नेट को रिपेल करते हैं, ये भी एकदम सही बात है। इस चीज को याद रखना है इस वाले क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, और इसीलिए क्या बोला, दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन जो है वो भी बिल्कुल सही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे एस्टैब्लिश्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली। देख भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू अगर हम लोग बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तो ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो असर्शन तो ट्रू हो गया। फैराडे एस्टैब्लिश्ड, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो A is true, R is false will be the right answer। ठीक है, मतलब A is false and R is true is the right answer। मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, ये देख लिखा है ना यहाँ पे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो आएगा। और फैराडे ने एक्सपेरिमेंट ही किया था जिसमें उसने बताया था कि भाई कैसे रिलेटिव मोशन होता है कॉइल वगैरह के बीच में, तब हमारे पास में क्या जनरेट होके आता है बेटा, एक ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है। तो एन ऑल्टरनेटिंग करंट डज नॉट शो एनी मैग्नेटिक इफेक्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद टाइम। ऑल्टरनेटिंग करंट वही देखो टाइम के साथ तो वेरी करता ही है और साथ साथ वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है, पर ये कोई टाइम के साथ वेरी करने के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ए और आर दोनों ट्रू है, पर ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना बेटा। तो लाइक डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट आल्सो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद टाइम। Tires of an aircraft are slightly conducting. If a conductor is connected to ground, extra charge induced on conductor will flow to the ground. चलो भाई, तो इसके अंदर दोनों ही सही है, पर R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक ही नहीं है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है भाई, स्लाइटली कंडक्टिंग तो होता ही है, क्योंकि बिजली इजली अगर गिर जाती है लैंडिंग के टाइम पे कई बार, तो बेटा वो सारा जो एक्सेस चार्ज है वो चला जाता है। इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, द एक्स्ट्रा चार्ज इंड्यूस्ड ऑन कंडक्टर विल फ्लो टू द ग्राउंड। तो वो इंड्यूस्ड चार्ज नहीं होता है, वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि दोनों स्टेटमेंट सही है, पर वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो आप लोगों को सेकंड स्टेटमेंट में दी गई है। राइट, चलो सेक्शन सी के अंदर हम लोग आते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। आ जाओ भाई। तो अ गैंग कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय इंटरलॉकिंग अ नंबर ऑफ प्लेट्स एज शोन। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसको बनाया गया है ना बेटा। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास के अंदर करते भी हैं जब हम लोग नीट के लिए, जेई के लिए पढ़ रहे होते हैं। ओवरलैपिंग एरिया और कैपेसिटी ऑफ द यूनिट आपको बतानी है। तो असल में क्या है, यहाँ पर कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, अगर ये x मान लूं और ये y मान लूं, तो ये देख, ये सारा क्या है, ये y है, ये x है, फिर ये y है, ये x है, ये भी y है, ये x है, ये y है, ये x है, और फिर से ये y है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपेसिटर पैरेलल में। नहीं, सीरीज में है ना, पैरेलल में थोड़ी है। तो लाइन से लगे हुए हैं ना, हाँ, तो पैरेलल ही तो हुआ। अगर 8 कैपेसिटर आप लोगों के ये क्या हुआ, अगर आपके 8 कैपेसिटर किस में आ गए बेटा, पैरेलल के अंदर आ गए, तो 8 कैपेसिटर ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब ये ऐसे 1 2 3 ऐसे 8 हैं।
अब वो क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी जो है इस यूनिट की क्या होगी। तो पहले तो सी इक्विवेलेंट बता दो भाई। सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 है, सीधे जोड़ दो तो 8 सी के बराबर। और सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अप्लाई कर दो। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दी हुई है 0.885, एरिया भी दिया हुआ है बेटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पिकोफैराड में आंसर 10 की पावर -4 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कितना है 0.885 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -2 हो गया। वैल्यूज पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट की भी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देख 8 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, करेक्ट। एप्सिलॉन नॉट वही बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इसको पुट करो आंसर पर। चलो, cylindrical conductor is placed near another positively charged conductor. Net charge acquired by the cylindrical conductor will be, बेटा अगर मैं किसी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास इसको रख दूंगा तो वो नेट चार्ज क्या एक्वायर करेगा, कुछ नहीं, जीरो। कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना हुआ, ना उसने किसी को दिया ना उसके पास कहीं से है। तो जब चार्जेस का ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो नेट चार्ज की बात कहाँ होगी, कुछ भी नहीं है, जीरो चार्ज, खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 से 55 एक पैराग्राफ बेस्ड है, आइए देख लेते हैं कैसे हैं। आओ भाई, तो पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus used for measuring EMF of the cell, ये पढ़ाएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्यूरेटली। एक्यूरेट क्यों होता है, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। Potentiometer is based on the principle that if V is the potential difference across any 2 points on the wire of length L and resistance R, तो V जो है बेटा वो L से प्रोपोर्शनल है और V को KL बोल के हम लोग बोलते हैं K is the potential gradient। thus भाई K की वैल्यू क्या आ जाएगी, V by L आ जाएगी ना, तो इसीलिए इसको हम लोग फाई या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देता है। तो हमने क्या बोला भाई, thus potential difference across any portion of the potentiometer wire is directly proportional to length of the wire। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी E इज इक्वल टू VX बाय L। यही वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी हाई। ठीक है, हाई रहेगा भाई तभी कम चांसेस होंगे करंट ड्रॉ करने के। अब पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोटेंशियोमीटर, मेजर्स द EMF बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, इट्स सेंसिटिविटी इज लो। इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, नहीं ये तो गलत है, नल डिफ्लेक्शन पे होता है। मेजर्स द EMF ऑफ अ सेल वेरी एक्यूरेटली, ये सही है। तो ए ऑप्शन जो है वो ट्रू हो गया। ठीक है बच्चों, आ जाओ। करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ पोटेंशियोमीटर, लेंथ दे रखी है 4 और रेजिस्टेंस भी 4 हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो V निकाल लो। V इक्वल्स टू IR, यानी 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 4, तो ये हो गया बेटा 4 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। ये तो आपका पोटेंशियल आ गया। अब ग्रेडियंट निकालना था, तो ग्रेडियंट के लिए क्या हो गया, 4 इंटू 10 की पावर -3 V बाय L कर दूं। लेंथ कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2। इसने इसको काटा है, -1 रह गया, ये दोनों कट गए, तो 10 की पावर -1 यानी कि 1/10 0.1। ठीक है, ये तो कोई नजर ही नहीं आ रहा 0.1, अपन नहीं निकाला है क्या, बस क्या गलती कर दी अपन ने। 1 मिली एम्पियर का करंट है, रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने को बोले हैं, हमने कुछ गलती की है क्या। V इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू क्या हो गई भैया 1 मिली एम्पियर, R आपने सीधे सीधे 4 ओम दे रखा है। ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट आ गया। फाई की वैल्यू क्या होती है, V बाय L। V आपके पास में 4 इंटू 10 की पावर -3 है और लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो -1 यही तो बचेगा 0.1। इन्होंने क्या निकाल रखा है, करंट है 1 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस है और लेंथ है। पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल्स टू IR, यही तो किया है। इन्होंने तो पूरा सॉल्व भी नहीं किया है। यहां से अपन गलती कर रहे हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही तो निकालना है। ये क्या कर रहे हैं, 10 की पावर -3 इंटू 4, ग्रेडियंट निकालना है या ड्रॉप निकालना है। एक मिनट, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है भाई, तो अपन लोगों ने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली फाई निकाल के देना था, यहाँ कुछ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। ठीक है,
तो सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, सेंसिटिविटी बेटा बढ़ाने का जो तरीका होता है पोटेंशियोमीटर का, उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट को डिक्रीज कर देते हैं, फाई को कम करते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of EMF because the method involves combination of cells, galvanometer resistance, cells, condition of no current flow through the galvanometer। तो C will be the right answer बेटा। ठीक है, चलो इस प्रकार से आपका जो मॉक टेस्ट है वो खत्म होता है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।